हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं 11th क्लास का 8वां चैप्टर जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो 11th क्लास का ये 8वां चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। तो अभी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका है क्या? चाहे कोई भी जीव हो, सूक्ष्म जीवाणु हो से लेकर के पूर्ण विकसित जीव हो, सभी जीवों का शरीर जो है एक विशेष प्रकार की रचना से बना होता है। उस विशेष रचना को क्या कहा जाता है? कोशिका ही कहा जाता है। और सारे जीवों में ये समानता ही जीवन की इकाई मतलब एकता को दर्शाती है। जीवाणु की बात करें तो कम विकसित जीव है, मनुष्य की बात करें अधिक विकसित जीव है, या एक ही जाति के जीव में भी कुछ ना कुछ अंतर है। सभी जीवों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? अंतर होता है। अब मनुष्य में आपस में भी अंतर रहता है, मतलब एक ही जाति के जीव में भी अंतर रहता है, या एक ही जाति के अलावा एक ही जनक की दो संतानों में भी क्या रहता है? अंतर रहता है। उस अंतर के बावजूद भी जीवों का जो आधार है वो एक समान है, और जीवों का जो कार्यात्मक इकाई है वो कैसी है? समान है। और वो कौन है? कोशिका या सेल। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है जिसको कोशिका या सेल को कहा जाता है। मतलब हर जीव की संरचना का, शरीर का निर्माण काय के माध्यम से होता है? कोशिका के माध्यम से ही होता है। और जितने भी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं और जैविक गतिविधियां, वो सब कोशिका के माध्यम से होती है। जैसे हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रिया पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिसंचरण, ये सब जैविक क्रियाएं, ये सब किसके द्वारा होती है? कोशिका के द्वारा ही होती है। इसके अलावा जितनी भी जैविक गतिविधियां होती हैं, जैसे गति करें या प्रजनन करें, ठीक है, गति, प्रजनन और वृद्धि, ये क्या है? गतिविधियां। ये सब गतिविधियां भी किसके द्वारा होती है? कोशिका के द्वारा ही होती है। मतलब जीवन की एक इकाई के रूप में कार्य करती है कौन? कोशिका। अब जो है कोशिका के संबंध में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न बातें आई हैं, जिनमें से लुबी और सिकेविट्स की परिभाषा सबसे मान्य और सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गई है। कोशिका क्या है? पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की ऐसी इकाई, मतलब जैविक क्रियाओं की इकाई जिसके अंदर सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, और काय से घिरी हुई? पारगम्य झिल्ली, मतलब ऐसी झिल्ली जिसके आर पार सभी पदार्थ आसानी से आ जा सके। ठीक है, पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की ऐसी इकाई जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन की क्षमता रखती है। मतलब ऑटोमेटिक क्या करती है? विभाजन करती है, गुणन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो इस इकाई को ही क्या कहा जाता है? लुबी और सिकेविट्स के अनुसार ये डेफिनेशन याद रखना, कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई ऐसी इकाई है या जैविक क्रियाओं की इकाई है जो कि जीवित तंत्र से मुक्त, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या करती है? अपना स्वयं का प्रजनन करती है और अपनी संख्या में वृद्धि करती है। ये परिभाषा याद रखना, लुबी और सिकेविट्स की परिभाषा है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, जैसा हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम इस कमरे की बात करें तो कमरे के अंदर जो दीवारें हैं, दीवारें बनी है सीमेंट, ईंट, रेत, ठीक है। तो इसमें जो ईंट है यहाँ पर कोशिका की तरह कार्य करती है। सारी ईंटें आपस में जम जाती हैं एक व्यवस्थित क्रम में और दीवार का निर्माण करती है। तो ईंट हो गई कोशिका और दीवार हो गई ऊतक। दीवारें मिलकर के अंग का निर्माण करती हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र बन जाता है। इस प्रकार पूरे शरीर की रचना होती है। जिस प्रकार पूरी बिल्डिंग बनती है ईंट से, ईंट जो है आधारभूत इकाई है, संरचना भी ईंट से ही बनी और कार्य भी सारे किसके द्वारा हो रहे हैं? ईंट के द्वारा हो रहे हैं, बिल्डिंग के। ऐसे ही हमारी बॉडी क्या एक बिल्डिंग है। तो बॉडी की संरचना कैसे हो रही है? कोशिका से हो रही है संरचना का निर्माण, और कार्य भी कैसे हो रहे हैं? कोशिका से। अब कोशिका के संबंध में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करें जो रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कॉर्क के अंदर, कॉर्क मतलब होता है पादप का एक हिस्सा, मृत कोशिका, कॉर्क के अंदर ये कॉर्क इस प्रकार की रचना थी, उसके अंदर कोशिका को देखा और कोशिका जो है इस प्रकार काले काले गहरे छत्ते के रूप में, ऐसी काली काली छत्ते के रूप में रचना, खोखली रचना के रूप में देखी। मृत कोशिका देखी उन्होंने सबसे पहले, किसने? रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका देखी। और मृत कोशिका याद रखना कब देखी? 1665 में। इनका नाम हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक ने 1665 में पादप कोशिका में किसको देखा है? कार्क के अंदर, कार्क की कोशिका में किसको देखा है? मृत कोशिका को देखा और उन्होंने नाम दिया सेल। अब सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, खोखला छत्ता,
उसके समान रचना दिखाई दी, इसलिए उसका नाम रख दिया सेल। सेल को एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, सेल जो काल कोठरी होती है जेल में, उस काल कोठरी के अंदर खोखला भाग जो होता है, गहरा काला अंधेरा भाग जो होता है, उस टाइप की रचना उन्होंने यहाँ पर उसको बताई कोशिका को, इसलिए उन्होंने कोशिका को नाम दिया है सेल। बाकी ये छद्म नाम है, मतलब गलत नाम है, बाद में पता चला है कि ये कोशिका खोखली नहीं होती है, कोशिका में जीवद्रव्य पाया जाता है। फिर इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी प्रकाशित करी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया नाम की, उस पुस्तक के अंदर इस कोशिका के बारे में बताया। तो ये हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन रॉबर्ट हुक ने जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से देखी थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 में जीवित कोशिका को देखा और उन्होंने बताया कि जो रॉबर्ट हुक की कोशिका है उससे 200 गुना बड़ी जीवित कोशिका उन्होंने देखी और इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की कोशिका और प्रोटोजोआ की कोशिका का अध्ययन करा, स्टडी करी। इसलिए जीवित कोशिका के खोजकर्ता के रूप में किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी, ऑब्जेक्टिव में याद रखना, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1663 में, ठीक है। और उसका वर्णन कहाँ करा, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के अंदर। फिर आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज करी और जीवित कोशिका के बारे में बताया और जीवित कोशिका को उन्होंने कितना गुना बड़ा बताया, 200 गुना बड़ा। और सबसे पहले जीवाणु और प्रोटोजोआ की स्टडी भी इन्होंने की थी। उसके बाद आता है एनग्रीव ने 1682 में कोशिका का सिद्धांत दिया और वो कोशिका का सिद्धांत कौन सी कोशिका को देख करके दिया, पादप प्लांट्स की सेल को देख करके दिया। फिर इनके बाद आए अगले रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इस कोशिका के अंदर एक विशिष्ट रचना देखी, इस विशिष्ट रचना का नाम रखा उन्होंने केंद्रक। और किसकी कोशिका हम देखी, आर्किड की जड़ की कोशिका देखी, मतलब इन्हें भी प्लांट में ही देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी 1831 में। इन दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करी, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्या हुआ, कोशिका के अंदर जो जो पदार्थ है या जो जो रचना है उन रचनाओं के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर स्टडी करी। तो अब आते हैं दुजार्डिन ने 1836 में बताया कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक अर्ध तरल सेमी फ्लूइड रचना पाई जाती है, जो उन्होंने नाम दिया उसको सारकोड। जो द्रव जो है उस द्रव का नाम क्या दे दिया उन्होंने, सारकोड। और सारकोड कहां पाया जाता है, इस केंद्रक के चारों ओर जो द्रव है, अर्ध तरल द्रव, इस अर्ध तरल द्रव का नाम रखा उन्होंने क्या, सारकोड। और कहां पर देखा है सारकोड को, मसल सेल में, मतलब हमारी मांसपेशियों की कोशिका के अंदर इसको देखा दुजार्डिन ने। अभी नाम क्या दिया इसको, सारकोड। उसके बाद आ गया है पुरकिंजे ने इनके ठीक 3 साल बाद इस सारकोड को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म सभी एक ही बात है। ये पुरकिंजे ने दिया 1839 में। उसके बाद आए अगले वैज्ञानिक हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, मतलब जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है, मतलब जीवन को आधार कैसे मिलता है, जीव द्रव्य के से ही मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव में इनकी भी बात याद रखना, हक्सले ने क्या कहा, जीव द्रव्य को भौतिक आधार बताया। उसके बाद अगला है नॉल और रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करी थी, इनका भी नाम याद रखना। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो उसके बाद कोशिका के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक कोशिकांगों का बारीकी से अध्ययन करके बताया गया कि उनकी संरचना कैसी है, उनका कार्य कैसा है और वो कहां पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्लाउडे और पेलेट, इन्होंने कोशिका की परसंरचना, मतलब कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, क्या क्या है, उसकी परसंरचना इन दोनों ने देखी और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका भी नाम याद रखना। ये सारे नाम इसलिए लिखे हैं पहले से ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रख सके। तो क्लाउडे और पेलेट ने जो है कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करी। उसके बाद फिर आकार की बात करें तो भिन्न भिन्न जीवों में जो कोशिका होती है वो भिन्न भिन्न आकार की होती है, कहीं गोलाकार है, कहीं अंडाकार है, कहीं ताराकार है, कहीं नलिकाकार है, कहीं सुच्चाकार है, मतलब हर कोशिका भिन्न भिन्न हो सकती है, अनियमित आकार की भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद
सबसे छोटी जो कोशिका है इसका नाम है रख लेना माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका, जो कि लंबाई में 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर होती है। यह रखना सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में। अब जो है इस कोशिका के संबंध में दो वैज्ञानिक थे, स्वान और स्लीडेन। उन्होंने कोशिका के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को कहा जाता है कौन सा सिद्धांत? कोशिकी सिद्धांत। कोशिकी सिद्धांत। दो वैज्ञानिक, एक तो स्लीडेन जो कि बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे, और एक थे स्वान जो जूलॉजिस्ट जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ही समय पर, एक ने पादप की कोशिका का अध्ययन करा, एक ने जंतु की कोशिका का अध्ययन करा, और दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत प्रस्तुत करा जिसका नाम क्या रखा गया? कोशिकी सिद्धांत। अब इस कोशिकी सिद्धांत में इन्होंने 3-4 बातें कही जो निम्न है, ये आपको याद रखना। नंबर 1, नई कोशिका का निर्माण। प्रत्येक जो नई कोशिका बनी है उस नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी या पूर्व में स्थित या पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होता है। मतलब जो नई कोशिका ऑटोमेटिक नहीं टपकती है, वो नई कोशिका कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी कोशिका या कोशिका के अंगों के द्वारा निर्मित होती है। पहली बात बताई। दूसरी बात इन्होंने बताई, कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, और इन आनुवांशिक पदार्थों के कारण ही आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसके कारण जो है एक जाति के जीव एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलते हैं। तो पहली बात, नई कोशिका का निर्माण किससे हुआ? पूर्ववर्ती कोशिका से। दूसरी बात बताई कि हर कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और वो आनुवांशिक पदार्थ के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं। तीसरी बात है कि जो नई कोशिका है वो हर कोशिका में क्षमता पाई जाती है कि अपने समान क्या कर सके? नई कोशिका, हर कोशिका में क्षमता पाई जाती है कि अपने समान नई कोशिका को उत्पन्न कर सके। ये याद रखना। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि प्रत्येक कोशिका में गुण पाया जाता है कि अपने ही जैसी नई कोशिका को क्या कर सकती है? उत्पन्न कर सकती है। और चौथी और आखिरी बात बताई कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, 4 बातें बताई इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर। किसने? स्वान और स्लीडेन। इन दोनों का नाम याद रखना। 1839 में इन्होंने कोशिकी सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इसके बाद इनकी जो है थोड़ी सी बुराई भी हुई थी कि इनके सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, पर अभी हमको कमियों से मतलब नहीं है। इनका सिद्धांत पूछा जा सकता है 2 नंबर में, स्वान और स्लीडेन के कोशिकी सिद्धांत को समझाइए, या कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं समझाइए। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप हुई है। यहाँ पर स्वान स्लीडेन का सिद्धांत है। साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना, एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोशिकी, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है और सारी क्रियाएं वो सिर्फ एक ही कोशिका के माध्यम से संपन्न करते हैं। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? एक कोशिकी जीव। और बहुकोशिकी जीव नाम से स्पष्ट है, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है और बहुत सारी कोशिकाओं के बने होने के कारण अपने कार्यों का वो क्या कर लेते हैं? बंटवारा कर लेते हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को संपन्न करती हैं। मतलब एक कोशिकी जीव है तो श्वसन, पाचन, जनन, उत्सर्जन, जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी वो सब एक ही कोशिका के माध्यम से होंगी। और जो बहुकोशिकी जीव है उनके अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी उसका क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। मतलब काम का बंटवारा किसमें होता है? बहुकोशिकी जीवों में। काम का बंटवारा मतलब श्रम विभाजन बोलते हैं। हर कोशिका अपने अपने अनुसार क्या कर लेती है? श्रम का डिवाइडेशन कर लेती है, मतलब बंटवारा कर लेती है कि प्रत्येक कोशिका अलग अलग काम करेगी। और जो बहुकोशिकी जीव है उनका जीवन काल लंबा होता है, एक कोशिकी जीव का जीवन काल छोटा होता है, क्योंकि एक ही कोशिका उसी के ऊपर सारे काम का लोड है तो ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाएगी। तो बहुकोशिकीता क्वेश्चन बनता है कि ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें बहुकोशिकी जीव कहा जाता है तथा उनके इस गुण को बहुकोशिकीता कहा जाता है। ऐसे जीवों में श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है।
तो ये हुआ है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक हो गया कोशिका सिद्धांत, एक हुआ बहुकोशिकीयता। अब मैं बता रहा हूं जंतु कोशिका और पादप कोशिका का सचित्र वर्णन, दोनों के बारे में देखेंगे हम, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। अब हम देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। पहले सेल में है क्या क्या ये देख लेते हैं। तो हर कोशिका के चारों ओर बाहर की ओर एक मोटा सा आवरण पाया जाता है, सेलुलोज का बना हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज का बना हुआ आवरण पाया जाता है। इस सेलुलोज के बने हुए आवरण को क्या बोला जाता है? सेल वॉल। ऐसा माना जाता है कि सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि जंतु कोशिका के चारों ओर भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है, पर उस आवरण को हम सेल वॉल नहीं कह सकते। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का आवरण पाया जाता है। तो सेल वॉल के अंदर आते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, दोनों में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि पारगम्य, अर्धपारगम्य या अपारगम्य किसी भी प्रकृति की हो सकती है। मुख्यतः जो है पारगम्य प्रकृति की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल वॉल के अंदर हो गया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर ये जो द्रव भरा है कोशिका के अंदर, द्रव इधर की भी कोशिका में और इधर दोनों कोशिकाओं में भरे हुए द्रव को साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। इस जीव द्रव्य के अंदर ही विभिन्न कोशिकाओं में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य दोनों में है। पहले तो मैं दोनों के अंदर क्या क्या है वो बता रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा इन दोनों में अंतर। ठीक है, अगले पहला सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। उसके बाद इसके अंदर पाए जाते हैं बिखरे हुए कोशिकांग। अब कौन कौन से कोशिकांग है? पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कोशिकांग है वैक्यूल, जिसे फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर भोज्य पदार्थ का या विभिन्न पदार्थों का संग्रह होता है। ये वैक्यूल जो है जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। पहला हो गया वैक्यूल। वैक्यूल के बाद दूसरी चीज है क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जो केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। फिर क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है केंद्रक, जो प्लांट सेल है उसका केंद्रक जो छोटा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, और एनिमल सेल के अंदर जो केंद्रक बड़ा, स्पष्ट और केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। अब जो केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, इसको तो बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। इस केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ केंद्रक में जो द्रव भरा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के अंदर एक छोटी सी रचना पाई जाती है, इस छोटी सी रचना को, अंदर की ओर पाई जाने वाली रचना को केंद्रिका कहते हैं। इसके अलावा केंद्रक के अंदर ही क्रोमेटिन फाइबर, मतलब क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा विभिन्न कोशिकांग जो कि एक स्तरीय झिल्ली से घिरे हुए या द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे हुए या बिना झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। उन कोशिकांगों में एक कोशिकांग है राइबोसोम, छोटे छोटे कण, इसे पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। पेलेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा, दोनों में राइबोसोम के कण मौजूद हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक के चारों ओर जालीनुमा जो रचना है, ये जालीनुमा रचना इधर भी और इधर भी, ये यहाँ दिख रही है और यहाँ पर दिख रही है। इस जालीनुमा रचना को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका, मतलब द्रव्य के अंदर जाल के रूप में पाए जाने वाला कोशिकांग, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दाने हैं, और दाने क्या हैं? दाने राइबोसोम के दाने, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदुरा, और जिस पर दाने नहीं है, ये बिना दाने वाला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का, रफ और स्मूथ। ठीक है, जिस पर दाने हैं, काय के दाने? राइबोसोम के दाने हैं, तो वो हो गया रफ, और जिस पर राइबोसोम के दाने नहीं है तो वो हो गया स्मूथ। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी को जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी और पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम नाम दिया गया है। ठीक है, गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। इसके अलावा इस कोशिकाओं के अंदर, इस कोशिका के अंदर और इस कोशिका के अंदर इसमें लाइसोसोम की मात्रा अधिक, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, जिससे पाचक एंजाइम का स्त्रावण होता है। तो ये दोनों मैंने कोशिकाओं के बारे में बताया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना इसको।
छठी से ही थोड़ी बहुत जानकारी आपको कोशिका के बारे में मिलती रही है। 9th में आपने इन दोनों कोशिकाओं में अंतर पढ़ा है। अब वापस से वही चीज मैं बता रहा हूं कि कोशिकाओं में अंतर, दोनों कोशिका में अंतर में पहला शब्द याद रखना आपको सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल के बारे में क्या बताएंगे कि जो पादप कोशिका है इसमें सेलुलोज की बनी हुई पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं कि जंतु कोशिका के चारों ओर कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ आवरण पाया जाता है। पहली चीज हो गई सेल वॉल। दूसरी याद रखना क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका के अंदर विशेष प्रकार का वर्णक उपस्थित होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इस वर्णक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह वर्णक जो है जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है। तीसरी चीज याद रखना आपको वैक्यूल। वैक्यूल मतलब कि रिक्तिका। वैक्यूल मतलब रिक्तिका। पादप कोशिका के अंदर एक बड़ी पूरी कोशिका को घेरे हुई रचना पाई जाती है जिसे रिक्तिका कहा जाता है, जिसके अंदर भोजन का संचय होता है। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती और अगर पाई भी जाती है तो संख्या में बहुत कम और आकार में भी बहुत ही छोटी होती है। फिर रिक्तिका के बाद अगला आता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली? क्योंकि इसमें से अनेक पाचक एंजाइम निकलते हैं। वो पाचक एंजाइम अपनी ही रचनाओं को नष्ट कर देते हैं कभी कभी, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जो कि केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगली बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की। यह माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं और जंतुओं को अधिक पावर या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण जंतु कोशिका में इस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है और पादप कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। उसके बाद में यहाँ पर बनाना भूल गया हूं एक रचना जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला विशेष कोशिकांग है जो केवल जंतु की कोशिका में ही पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और आखिरी ये जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को बोलते हैं मिडिल लेविला या मध्य पट्ट। ये पट्ट जो है दो कोशिकाओं के बीच में पाया जाती है, दो पादप कोशिकाओं के बीच में। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाने वाली विशिष्ट रचना है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो 6-7 अंतर हो गए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। अब मैं साथ साथ आपको जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अंतर बताता हूं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोटिक, और यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्राथमिक या पहले, और यू मतलब बाद में या विकसित हुई। कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। प्रो कैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहले इसका अर्थ क्या है ये देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें से यू अलग है, इसमें से प्रो अलग है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राथमिक या आद्य। यू मतलब होता है बाद में विकसित होने वाला। कैरियोटिक मतलब होता है कैरियोन से बना है शब्द, और कैरियोन मतलब होता है केंद्रक। अगर प्राथमिक प्रकार का कम विकसित प्रकार का केंद्रक वाली कोशिका है जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं है, ठीक है, बिना झिल्ली वाला केंद्रक हो और अविकसित केंद्रक हो, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाएगा। और अगर कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित है और साथ में उसमें झिल्ली भी मौजूद है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो भी पूर्ण विकसित है, तो उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाएगा। मेन अंतर यही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अल्प विकसित या अविकसित प्रकार की होती है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पूर्ण विकसित प्रकार की होती है। जीवाणु, विषाणु, साइनोबैक्टीरिया, और नीले हरे शैवाल में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इनको छोड़ करके बाकी सब में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों कोशिकाओं में अंतर की बात करें तो पहला अंतर है कोशिका भित्ति का। सबसे पहला अंतर काय का है? कोशिका भित्ति। याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, परंतु अमीनो अम्ल और म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। म्यूरेमिक एसिड की या अम्ल की बनी हुई होती है। जबकि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो पूर्ण विकसित होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई भित्ति। केवल जंतु, यूकैरियोटिक में जंतु और पादप दोनों आते हैं,
तो पादपों की कोशिका बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, जंतुओं के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। तो पहला कोशिका वृत्ति। दूसरी चीज याद रखना आपको, कुछ 5-6 कोशिकांग ऐसे हैं जो केवल जंतु कोशिका में सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। वो कोशिकांग कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग है। केंद्रिका, सेंट्रोसोम, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, और ये सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। चाहे तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। इसके बजाय आपको यह याद रखना है कि ये 5 कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग पाए जाते हैं। अगली बात करें राइबोसोम की। राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री या पेलेट कण भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के, 70S और 80S। यहाँ S जो है स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है S को। तो 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यहाँ पर 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के बाद अगला याद रखना आनुवांशिक पदार्थ। अगला क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। अब इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका केंद्रक जो है पूर्ण विकसित नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। अब इस केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए, तो ये केंद्रक ही पूर्ण विकसित नहीं है और ना केंद्रक झिल्ली है। तो डीएनए और आरएनए जो है केंद्रक के अंदर एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते, बल्कि इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए और आरएनए, जो कि बिखरा हुआ पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है कौन, डीएनए, जो कि केंद्रिका के चारों ओर एक विशिष्ट और निश्चित क्रम में पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ तो पाए जाते हैं, पर जो आनुवांशिक पदार्थ जो है प्रोटीन के बने होते हैं, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस हिस्टोन प्रोटीन आधारभूत प्रोटीन है, जो कि आनुवांशिकी में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आधारभूत प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आधारभूत प्रोटीन है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाने वाला प्रोटीन। उसके बाद अगर आप बात करें, अगली चीज आती है प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रकाश संश्लेषण कैसे करती है, एक विशिष्ट प्रकार के अंग के द्वारा। उस विशिष्ट अंग का नाम है थाइलेक्वाइड, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें पूर्ण विकसित प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से, और केवल याद रखना यूकैरियोटिक में भी किसमें, केवल पादपों की कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पूर्ण विकसित, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। फिर आता है विभाजन की बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री प्रकार का विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार का विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन के बाद अगली बात करें हम प्रजनन की, श्वसन की बात करें। अगला श्वसन, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा श्वसन करती है। श्वसन की क्रिया के द्वारा होती है प्लाज्मा झिल्ली, और इसमें जो है पूर्ण विकसित माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके द्वारा यह श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 7, 8, 10 अंतर लिख सकते हैं।